कि वैश्वीकरण आखिर में है क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है, उसके बाद वैश्वीकरण के महत्व को समझेंगे, और लास्ट में वैश्वीकरण से क्या क्या हानियां होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैश्वीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण को समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो देशों के मैप लिए। एक तो लिया यहाँ पे हमने भारत का मैप लिया है, ठीक है, और एक हमने लिया यहाँ पे चाइना का मैप। दो मैप लिए हैं, ठीक है। अब भारत में भी आपको पता है कई कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूं आपको, ठीक है। टाटा कंपनी है, ठीक है। चाइना के अंदर भी कई कंपनियां, जैसे कि आपको पता है ओप्पो है, ठीक है, वीवो है, ठीक है, और भी आपने पता है टिकटॉक की कंपनी थी, ठीक है नहीं। तो इस तरीके की जो कंपनियां वो चाइना की कंपनी। अब यहां पे क्या होगा, मान के चलो ये जो है भारत की जो कंपनी है, मान के चलो रिलायंस है, अब वो अपने प्रोडक्ट को चाइना के अंदर सेल करना चाहती है। चाइना के अंदर क्या करना चाहती है, बेचना चाहती है, या फिर वहां पे अपनी एक कंपनी लगाना चाहती है। तो वो चाइना पे डिपेंड करेगा कि चाइना वहां पे कंपनी लगवाना चाहता है या फिर नहीं लगवाना चाहता, ठीक है। तो वो भारत से व्यापार करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो सिंपल सी बात है, वो उसी देश पे डिपेंड करेगा। तो अगर मान के चलो चाइना भारत से व्यापार नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा, यहां पे इंडिया के लिए क्या कर देगा, जो ट्रेड पॉलिसी है, जो ट्रेड पॉलिसी होती है ना, उनको क्या कर देगा, ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा सा टफ बना देगा, ठीक है। व्यापार की नीति को टफ बना देगा। कैसे बना देगा, वो क्या करेगा, या तो टैक्स बढ़ा देगा, पहला काम, ठीक है, या फिर क्या कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है कागजी कार्रवाई को ज्यादा कर देगा, ठीक है, या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ा देगा। ये तीन चीजें करके वो क्या कर सकता है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को नहीं होने देगा। समझ में आ गई बात आपको। तो यहां पे सीधी सीधी बात यह है कि जो लाइसेंस प्रणाली है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, वो लाइसेंस प्रणाली को, ठीक है, कठिन बना देगा। लाइसेंस प्रणाली को क्या कर देगा, कठिन बना देगा। और जब लाइसेंस प्रणाली कठिन हो जाएगी, तो कोई कंपनी चाहकर भी क्या करेगी, वहां पे अपने ना तो उद्योग लगा पाएगी और ना ही अपने किसी प्रोडक्ट को बेच पाएगी। मान के चलो वो प्रोडक्ट बेचना भी चाहती है, मोबाइल बेचना चाहती है, तो उसको टैक्स ही इतना पे करना पड़ेगा कि उसे उसका फायदा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो कंपनी क्या करेगी, वहां पे प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैश्वीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। या फिर भारत के लिए भी हम उल्टा इसी तरीके से भारत के लिए भी समझते हैं। मान के चलो भारत जो है वो चाइना के प्रोडक्ट को अपने देश के अंदर नहीं बिचवाना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो भी यही काम कर देगा। क्या कर देगा, टैक्स बढ़ा देगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हाई कर देगा। तीसरा क्या कर देगा, वहां पे क्वालिटी स्टैंडर्ड भी देखेगा कि भैया अच्छी क्वालिटी की चीजें वही हमारे देश के अंदर बेचो, अदरवाइज नहीं बेचो। तो फिर भी चाइना भी अपने देश के अंदर क्या है, भारत के अंदर प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैश्वीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती कैसे है, तो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, उससे क्या होता है, जैसे मान के चलो ये सब चीजें ये आपको दिख रहा है, टैक्स, डॉक्यूमेंटेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इनको क्या कर दे, बिल्कुल हटा दिया जाए, बहुत ही सिंपल कर दिया जाए। यानी कि लाइसेंस प्रणाली जो है ना, उसको अगर हम सरल कर दे, लाइसेंस प्रणाली को क्या कर दे, सरल कर दे, तो कोई भी देश यहां पे क्या कर सकता है, आसानी से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, सेल कर दे। यानी कम टैक्स देना पड़ेगा, कोई भी देश वहां पे प्रोडक्ट सेल करेगा, क्योंकि कंपनियों को क्या होगा, उसका फायदा मिलेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को वैश्वीकरण बोलता है। यानी कि कोई भी देश, मान के चलो भारत है, अपनी वस्तु को, जैसे मान के चलो रिलायंस कंपनी है, अपना मोबाइल इंडिया के अंदर, अपना जो मोबाइल है चाइना के अंदर भी बेचना है, ठीक है, चाइना के अंदर भी बेच सकती है, पाकिस्तान के अंदर भी बेच सकती है, नेपाल के अंदर भी बेच सकती है, अमेरिका के अंदर भी बेच सकती है। तो यही क्या है, वैश्वीकरण है। समझ में आ गया वैश्वीकरण सिंपल भाषा में क्या है, कि जो कंपनी है और उधर इंडिया, जो चाइना है वो भी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो वैश्वीकरण का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि सभी देश आपस में क्या कर सकें, व्यापार कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। अब हम परिभाषा पे आते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए परिभाषा क्या है वैश्वीकरण की, तो हमारा प्रश्न यही है, वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखिए वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है, जब विश्व के सभी देश उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं। अब उदारीकरण क्या होता है, देखो उदारीकरण अभी मैंने बताया था, उदारीकरण होता है लाइसेंस प्रणाली। लाइसेंस प्रणाली को अगर हम क्या कर दे, लाइसेंस प्रणाली कैसी हो जाए, सरल हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदारीकरण। तो जब विश्व के सभी देश उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं, तो विश्व के सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी बन रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है,
ठीक है, समझ में आ गया, सेल कर सकता है, खरीद सकता है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसी को वैश्वीकरण बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया क्या है। तो जब विश्व के सभी देश उदारीकरण की नीति अपना लेते हैं तो विश्व के सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है वैश्वीकरण। क्लियर, बात समझ में आ गई। यानी कि अगर कोई इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडिया का कोई मोबाइल है, मान के चलो प्रोडक्ट का नाम हमने क्या ले लिया, मोबाइल है, अब वो क्या कर सकता है, उसको उसको पाकिस्तान में भी बेच सकता है, ठीक है, उसको चाइना में बेच सकता है, उसको अमेरिका में बेच सकता है, ठीक है, या फिर रिलायंस कंपनी, ये मोबाइल बनाने की वाली कंपनी का नाम क्या लिया हमने यहाँ पे, रिलायंस कंपनी है। अब ये रिलायंस कंपनी क्या कर सकती है, अपनी जो फैक्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर भी लगा सकती है, चाइना के अंदर भी लगा सकती है, अमेरिका के अंदर भी लगा सकती है, रूस के अंदर भी लगा सकती है, ठीक है, जापान के अंदर भी लगा सकती है, कहीं भी लगा सकती है। तो इसको ही क्या बोला जाता है, वैश्वीकरण बोला जाता है। यहीं पे उल्टा अगर हम बोले तो जो पाकिस्तान है वो भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर सेल कर सकता है। चाइना का प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर सेल होता है, आपको पता है मोबाइल कितने तो चाइना में होते हैं कि नहीं। तो ये सब किसके फलस्वरूप है, ये सब वैश्वीकरण के फलस्वरूप है। समझ में आ गया क्या होता है वैश्वीकरण, तो ये होता है वैश्वीकरण। क्लियर हो गया होगा आप तो, वैश्वीकरण की कोई डाउट ही नहीं रहे होंगे आपके कि क्या होता है वैश्वीकरण। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के फायदे क्या क्या है, यानी वैश्वीकरण का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तो देखिए सबसे बड़ा महत्व जो है ना वो क्या है, ये समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा महत्व यहाँ पे सबसे पहला क्या है, तकनीकी ज्ञान का विस्तार। अब आपको पता है हर देश, जैसे अब मान के चलो कोरोना के टाइम की बात करें हम लोग, ठीक है, तो कोरोना में सभी देशों ने तो वैक्सीन बना नहीं ली थी, बनाई थी क्या, नहीं बनाई थी ना। तो इसका मतलब कुछ देशों ने वैक्सीन बना पाई थी, लेकिन सभी देशों ने क्या किया, जिन जिन देशों के पास वैक्सीन नहीं थी उनको भी उन्होंने क्या दी, सप्लाई दी, जिससे लोगों की जान बची। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वैश्वीकरण का फायदा होता है। समझ में आ गई। तो क्या है यहाँ पे, सभी देशों के बीच तकनीक का आदान प्रदान से सभी देशों को आपस में जोड़ने में सहायता मिलती है। यानी कि तकनीक का सभी लोग आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि संचारी मान के चलो मोबाइल कम्युनिकेशन है कि नहीं, जो कम्युनिकेशन है, अब ये कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, सभी देश आपस में जुड़े रहते हैं कि नहीं, सभी देश आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं कि नहीं। तो इसका ये फायदा है, ये वैश्वीकरण से सभी देश आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और इंटरडिपेंडेंट जब होते हैं ना, एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं, तो युद्ध करने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम युद्ध करेंगे ना तो हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, अगर हम दूसरे मान के चलो चाइना इंडिया से क्या करना चाहे, युद्ध करना चाहे, या फिर इंडिया चाइना से युद्ध करना चाहे, तो पता है दोनों को अगर युद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, व्यापार की नीति, ठीक है, बंद हो जाएगी, यानी व्यापार नहीं होगा, और जब व्यापार नहीं होगा तो दोनों देशों को क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए क्या होता है, जब वैश्वीकरण होता है ना तो दोनों देश क्या होते हैं, युद्ध नहीं करते, आपसी बातों से ही क्या करते हैं, किसी भी मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा यहां पे आता है, सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं यहां पे, एक मिनट रुकना। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, इसको एक मिनट रुको। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा संसाधनों का आदान प्रदान, संसाधनों का आदान प्रदान। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर एक जगह पे कई कई जगह ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा संसाधन है, जैसे मान के चलो डीजल पेट्रोल ही ले लो। अब डीजल पेट्रोल पूरे वर्ल्ड के अंदर तो नहीं है ना, कुछ ही देशों के पास डीजल पेट्रोल बहुत ज्यादा है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे डीजल पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो देश किसी दूसरे देश को डीजल पेट्रोल नहीं देंगे तो क्या उस देश का विकास हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। ठीक है, ऐसे उस देश में भी किसी ना किसी संसाधन की कमी होगी, तो वो दूसरे, तो इस तरीके से सभी देश क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उनको शेयर करते हैं, जिसके कारण सभी देशों का क्या होता रहता है, विकास होता रहता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका यही है, पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण सभी देश संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके कारण देशों में संसाधनों की कमी है, वे देश भी विकास कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई दोनों बातें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या है, देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में ही समझा दिया था कि जब वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, कोई भी देश कहीं पे भी क्या कर सकता है, अपनी कंपनी को खोल सकता है। ठीक है, जैसे इंडिया की कंपनी है तो वो अपनी कंपनी को चाइना में भी खोल सकता है, जापान में भी खोल सकता है, अमेरिका में भी खोल सकता है, रूस में भी खोल सकता है, कहीं पे भी खोल सकता है। ठीक है, ऐसे रूस भी अपनी कंपनी को कहीं पे भी खोल सकता है। तो ये सब कुछ, तो इससे क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत ज्यादा बन जाती है। ठीक है, तो यही है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण किसी भी देश का उद्योगपति
अन्य देश में अपनी कंपनी स्थापित कर सकता है, जिससे व्यापार करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। आपको पता है एमएनसी क्यों खोली जाती है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो क्यों खोली जाती हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मान के चलो अगर हम क्या करें, इंडिया की कंपनी अब इंडिया से प्रोडक्ट बना के वहां पे भेजेगी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट पॉपुलर तो हो चुका है, सभी देश उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वहीं की वहीं कंपनियां खोल देते हैं, ठीक है। तो ये कारण है, तो ये वैश्वीकरण का फायदा इसका ये है, ठीक है। तीनों फायदे आपको समझ में आ गए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे फोर्थ हमारा पॉइंट है यहाँ पे ये, चलिए फोर्थ पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रतियोगिता, एक मिनट रुको। फोर्थ पॉइंट हमारा देखिए प्रतियोगिता और बाजार का विस्तार। अब आपको पता होगा जब वैश्वीकरण बहुत ज्यादा होता है ना तो कंपटीशन बढ़ जाता है कंपनियों में, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मान के चलो पहले हमारे देश के अंदर क्या सिर्फ नोकिया का मोबाइल आता था, तो वो क्या करता था, मनमानी कीमतों में क्या करते थे, मनमानी कीमत चलाते थे, जिसके कारण क्या है, ग्राहक को नुकसान ही होता था क्योंकि उसे खरीदना ही पड़ता था। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर मान के चलो गांव में एक ही दुकान है और उसी से सबको खरीदना है तो वो अपनी मनमानी रेट करेगा, लेकिन वहीं पर अगर 10 दुकानें खुल जाएंगी तो दुकानदारों में क्या हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है, जिसका फायदा किसको, ग्राहकों को मिलता है। तो यही वैश्वीकरण का फायदा है। वैश्वीकरण से क्या होता है, लोगों को उसका फायदा मिलता है क्योंकि ज्यादा मार्केट में ज्यादा चीजें आती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, कीमतें गिर जाती है, और जब कीमतें गिरती है तो उसका फायदा सिंपल सी बात है आम लोगों को मिलता है। तो ये फायदा है वैश्वीकरण का, ठीक है। आम लोगों को क्या फायदा मिलता है ये समझ में आ गया। तो क्या है, यही है, वैश्वीकरण के कारण बाजारों में उत्पादों की वृद्धि हुई है, जिसके कारण वस्तु की कीमतों में कमी आती है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, ये तो है वैश्वीकरण के लाभ। अब हम बात सॉरी हाँ वैश्वीकरण के लाभ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वैश्वीकरण की हानियों के बारे में। ये वैश्वीकरण की क्या क्या हानियां हैं, देखिए वैश्वीकरण से सबसे पहली जो हानि है ना वो क्या है, तो वैश्वीकरण की सबसे पहली जो हानि मिलती है वो मिलती है छोटे उत्पादकों को। यानी कि जो जब वैश्वीकरण की घटना होती है ना, वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं देश के अंदर, और जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं तो छोटी छोटी कंपनियां वहां पे टिक नहीं पाते। जैसे अगर आप चॉकलेट भी खाना पसंद करोगे ना आज की डेट में, तो कैडबरी की खाना पसंद करोगे, नॉर्मल चॉकलेट जो डिब्बों में रखी रहती है आप उनको नहीं खाना पसंद करोगे, क्योंकि वो छोटी कंपनियों की चॉकलेट है, उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो मार्केटिंग कर सकें। तो जब वो मार्केटिंग नहीं कर पाते तो उनकी चीज़ों कोई खरीदेगा नहीं, और फाइनली उनको अपनी कंपनी क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात आपको। तो जो वैश्वीकरण की सबसे बड़ी हानि वो है कि जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, छोटी छोटी कंपनियां, वो कंपटीशन ही नहीं कर पाती, कंपीट ही नहीं कर पाती, और जब कंपीट नहीं कर पाती तो उनको लॉस होता है, और फाइनली उनको क्या है, अपनी फैक्ट्रियां क्या करनी पड़ती हैं, बंद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, क्या है, देखो भारत के अनेक छोटे उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण कुटीर उद्योग क्या हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जिसके कारण बेरोजगारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। छोटे छोटे उद्योग क्या हो गए, बर्बाद हो गए, बंद हो गए, और जब छोटे उद्योग बंद होंगे तो उसमें लोग क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पहला कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग बेरोजगार हो गए, एक तो छोटे उद्योगपति बेरोजगार हो गए और दूसरा उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है, सभी लोगों को लाभ नहीं मिलता। अब देखो वैश्वीकरण का जो अधिक लाभ मिलता है ना वो किसको मिलता है, वो मिलता है पूंजीपतियों को, ठीक है। पूंजीपति कौन होते हैं, पूंजीपति वो लोग होते हैं, पूंजीपति कौन होते हैं, तो पूंजीपति वो लोग होते हैं, आपको पता होगा जैसे कि फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको ज्यादा फायदा मिलता है, आम लोगों को इसका फायदा मिल ही नहीं पाता वैश्वीकरण का, ठीक है कि नहीं, ज्यादा फायदा मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है वैश्वीकरण का, ठीक है, वो ये आता है कि विलासितापूर्ण वस्तुओं का भरमार बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी वैश्वीकरण जब होता है ना तो एक ही प्रोडक्ट की 10 वैरायटी मिलेंगी, ठीक है कि नहीं, और जरूरत की जो चीजें हैं उनकी अपेक्षा क्या है, फालतू की चीजें ज्यादा मिलेंगी। जैसे मोबाइल से, नॉर्मल मोबाइल से भी काम चल जाता है, लेकिन आज की डेट में आप देखो आईफोन, ये आईफोन 15, 16, यानी कौन कौन से फोन आ गए, जब काम को उतना ही है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एड्स वगैरह मार्केटिंग में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है, तो लोग उसको क्या है, सिर्फ शौक के लिए खरीदते हैं, यानी फालतू का पैसा बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, अनेक कंपनियां विलासितापूर्ण
वस्तुओं का निर्माण करती हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। यानी आम आदमी को बेचारा स्टैंडर्ड दिखाने के समझ में, समाज को दिखाने के चक्कर में क्या है, फालतू में पैसे क्या करता है, बर्बाद करता है। तो जब फालतू में पैसे बर्बाद करता है तो सिंपल सी बात है, ठीक है, तो आर्थिक विकास हुआ ही नहीं। बेचारे लोग क्या है, जहां पैसा जहां पे खर्च करना चाहिए वहां पे करेंगे नहीं, फालतू को दिखाए पैसे खर्च करेंगे। तो ये वैश्वीकरण का क्या है, एक नुकसान है। और फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे, विकसित देशों का वर्चस्व। वैश्वीकरण का लाभ सिर्फ विकसित देशों को मिलता है। वैश्वीकरण का जो अधिक लाभ जो मिलता है ना, वो सिर्फ विकसित देश, जानते हो ना, जो डेवलप कंट्री जैसे अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, इनको ज्यादा फायदा मिलता है। विकासशील और पिछड़े देश तो सिर्फ बाजार बन के रह जाते हैं। सिर्फ उनका काम क्या है, सिर्फ बाजार बन के रहना। यानी वो तो सिर्फ लोगों को बाजार बन जाते हैं, यानी कि कंपनी तो स्थापित कर नहीं पाते। जैसे आप अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो, इंडिया में कोई भी ढंग की मोबाइल कंपनी भी नहीं है। जितने मोबाइल जो आ रहे हैं ना, वो बाहर के आ रहे हैं, यूएस के आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, ये सब मोबाइल यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, वैश्वीकरण तो हो रहा है, लेकिन वैश्वीकरण का फायदा हमारे देश को मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल पा रहा ना। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर वो तकनीकी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका, तो विकासशील देशों की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो लोग कंपीट ही नहीं कर पाते, और फाइनली क्या है, वो सिर्फ बाजार बन के रह जाते हैं। यानी कि वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट कस्टमरशिप होके रह जाती है और कुछ नहीं। तो ये है नुकसान किसका, वैश्वीकरण का। तो ये मैंने समझाने की थोड़ी सी आपको कोशिश की है। मेरा पहला वीडियो है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिनको भी इसकी जरूरत है उनको शेयर कर दो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।